हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चे क्लास 10th में हैं और 4 मार्च को साइंस का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यार बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं मात्र 50 टॉपिक। अगर 50 टॉपिक अगर तैयार कर लेते हो तो 70 में 70 में बिल्कुल आप लोगों का साइंस में पक्का है। बिल्कुल आप लोगों को घबराने की बात नहीं। मेरे प्यार बच्चों, हिंदी का भी बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, हिंदी का वीडियो बना दिया हूं, जाके वहां से देख लो। बहुत कम समय में पूरा का पूरा 70 में 70 में हिंदी में ला दोगे। इसी तरह बहुत बच्चे साइंस का भी किए थे, तो लो साइंस का भी इसी तरह सारे सब्जेक्ट का मैं बना दे रहा हूं। आप उतना ही तैयार करके जाइए, कम समय में पूरा का पूरा नंबर लेकर आओगे। 100% गारंटी है मेरा। 4 मार्च को जब साइंस का पेपर देने जाओगे तो ये 50 टॉपिक के अलावा कोई भी टॉपिक बाहर से देखने को मिलेगा ही नहीं आपको। पूरे किताब का 50 टॉपिक तैयार किया हूं, इसको आप बस कवर कर लीजिए। इसके बाद आपका 70 में 70 में बिल्कुल पक्का है। कौन सा टॉपिक तैयार करना उसको देख लीजिए। वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहला टॉपिक मेरे प्यारों, जो जाके आप किसी भी टीचर से आप पूछ सकते हो कि संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, ये 100% आपको देखने को मिलेगा। संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया क्या है, अंतर पूछता है मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, अंतर पूछता है कि संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया में अंतर बताइए। तो वहां पे संयोजन अभिक्रिया क्या होता है उसका उदाहरण जरूरी है, वियोजन अभिक्रिया क्या है उसका भी उदाहरण जरूरी है। तो उदाहरण आपको जरूर से जरूर लिखना है। ये टॉपिक आपको तैयार ही होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है, वो सारे के सारे टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। ये कई सब मैं आपको बता रहा हूं कि रासायनिक अभिक्रिया के सारे टॉपिक आपको तैयार होने चाहिए। इसके बाद दूसरा देखिए, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया हो गया। इसके बाद पूछता है आपका उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रिया। इसमें भी आपका अंतर पूछता है या सिंगल सिंगल भी कभी कभी दे देता है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 100% गारंटी है कि हर साल पेपर में बनते, आप कोई भी पेपर उठा के देख सकते हो। उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रिया, इसमें से जरूर आपके क्वेश्चन बनना तय है। इसके बाद अगर हम अगला टॉपिक की बात करें तो वह है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि। देखो, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का 5 नंबर का आता है, कम से कम 5 या 6 नंबर का आता है। और उसका विधि अगर आप जान जाओगे तो दुनिया का कोई भी आपके पास समीकरण आ जाएगा, उसको आप संतुलित कर पाओगे। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि आप अच्छे से याद कर लेना, उसको ट्रिक समझ लेना कैसे संतुलित किया जाता है। उसके बाद 5 से 6 नंबर के फिक्स हैं आपके, वो देगा ही देगा आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। इसके बाद आगे अगर हम टॉपिक बात करें चौथा वाला, वह है आपका अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा तथा उदाहरण। यहां से एक प्रश्न बनना तय है, चाहे वो आपसे अम्ल पूछ ले, चाहे आपसे वो क्षार पूछ ले, चाहे आपका लवण पूछ ले। तीनों में से एक परिभाषा और उदाहरण आपको कंपलसरी याद करना है, वहां से एक प्रश्न बनना फिक्स है। तो मेरे प्यारों से टॉपिक आपको तैयार होना चाहिए। चौथा टॉपिक भी क्लियर हो गया, क्लियर है। इसके बाद 5वें टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 5वां टॉपिक है कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि। ये विधि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस की आपको बताया क्या जाए। ये 100% मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं, तो वो फिक्स है तो फिक्स है। यहां से आपको देता है कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या है। इसी तरह जो 6वां टॉपिक है वो भी फिक्स है कि धावन सोडा बनाने की विधि। दो टॉपिक में से एक टॉपिक आपको 100% देगा, चाहे दोनों में से कोई एक आपको जरूर से जरूर दे देगा। चाहे वो आपको बेकिंग सोडा बनाने की विधि पूछ ले, चाहे आपको धावन सोडा बनाने की विधि पूछ ले, दोनों में से एक प्रश्न यहाँ कंपलसरी आपको याद करना। मैं कहता हूं दोनों याद कर लीजिए, दोनों में से कोई भी दे सकता है, तो दोनों आपको याद होने चाहिए। आपको तो मालूम है ना कि धावन वाला ही देगा, चाहे आपको तो ये मालूम नहीं है कि बेकिंग वाला देगा, लेकिन इतना मालूम है कि दोनों में से एक जरूर देगा। तो दोनों आप तैयार कर लेना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, उसका निर्माण कैसे होता है, क्रिया विधि बताइए उसका। ठीक है, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। इसके बाद मेरे प्यारों, ये वाला टॉपिक सबसे ज्यादा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये अभिक्रिया तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तैयार करना ही है मेरे प्यारे बच्चों। अगर 50 टॉपिक में आज की वीडियो बता रहा हूं, 50 टॉपिक अगर आपका तैयार है तो दावा करता हूं मैं कि 70 में 70 में बिल्कुल आपका पक्का है, कोई रोकने वाला, इससे बाहर आपके पेपर बनेंगे नहीं, इतना बात मैं गारंटी लेता हूं। इसके बाद आपका आता है कि धातु और अधातु। ये अंतर वाला प्रश्न पूछता है कि धातु और अधातु में अंतर बताइए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं। तो अंतर से प्रश्न यहां बनते हैं कि धातु और अधातु में अंतर बताइए। तो प्रश्न नंबर 9 भी यहाँ पे आप लोगों का क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है विद्युत रासायनिक श्रेणी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद्युत रासायनिक श्रेणी। उसमें पूछता है अधिक क्रिया अभिक्रियाशील वाले तत्व, कम अभिक्रियाशील वाले तत्व। वहां पे पूरा श्रेणी ही आपको पूछ देगा ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, तो यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। तो 10 टॉपिक यहां तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11वां टॉपिक देखते हैं।
चलिए अगला टॉपिक है 11वां मेरे प्यारे बच्चों कि संतृप्त तथा असंतृप्त किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, संतृप्त तथा असंतृप्त विलयन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, आपको ये तैयार करना ही पड़ेगा। ये भी आपका अंतर वाला प्रश्न बनता है, संतृप्त तथा असंतृप्त में अंतर बताइए, अंतर वाले प्रश्न यहां से बनते हैं। इसके बाद 12वां टॉपिक है कि सजातीय श्रेणी कैसे कहते हैं। अभी हमने देखा था ना कि विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसी तरह सजातीय श्रेणी भी आता है, तो यह भी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों क्लियर होना चाहिए आपका, विद्युत रासायनिक श्रेणी भी और साथ ही साथ आपका सजातीय श्रेणी भी। इसके बाद 13वां टॉपिक है मेरे प्यारों जो आईयूपीएससी नामकरण है। यहां आपको मेरे प्यारों जो 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है, कि आईपीएससी नामकरण आपको आना ही चाहिए। यहां से 3-4 नंबर के क्वेश्चंस फिक्स हैं, हर साल आते हैं, इस बार भी आएगा, इसको इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इसके बाद है देखिए मेरे प्यारों क्वेश्चन नंबर 14, साबुनीकरण अभिक्रिया, साबुन का निर्माण कैसे होता है, उसकी किस क्रिया विधि से साबुन का निर्माण होता है, तो साबुनीकरण अभिक्रिया 100% आपका पूछता है। और एक होता है आपका मेरे प्यारों जो एस्टिलीकरण अभिक्रिया, तो यह 2 अभिक्रिया में से एक अभिक्रिया जरूर से जरूर आएगा। जैसे दावन सोडा बेकिंग सोडा था ना, उसी तरह साबुनीकरण अभिक्रिया और एस्टिलीकरण अभिक्रिया, तो दोनों में से एक टॉपिक आपको जरूर पूछा जाएगा, लेकिन आपको कंफर्म मालूम है नहीं कि कौन सा पूछा जाएगा, इसलिए आपको दोनों ही टॉपिक्स आपको तैयार होने चाहिए, साबुनीकरण अभिक्रिया भी और एस्टिलीकरण अभिक्रिया भी किसे कहते हैं, तो दोनों टॉपिक आपके कवर होने चाहिए। इसके बाद अगर हम आगे बात करें प्रश्न नंबर 16वां, तो वो है आपका पाचन तंत्र, ठीक है। ये 6 नंबर वाले प्रश्न आपको बता रहा हूं, देखिए 6 नंबर वाले पाचन तंत्र वाला 6 नंबर वाले प्रश्न बनेंगे आपको कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं, उसका सचित्र वर्णन करने के लिए दे देगा, आपको फिगर वगैरह बनाना पड़ेगा, आपको सचित्र वर्णन करने के लिए देता है, तो यह आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, बहुत ध्यान से आपको तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, देखिए पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये कहता है 18वां उत्सर्जन तंत्र। ये तीनों टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से फिक्स आपको बता रहा हूं कि एक टॉपिक आपको पूछेगा ही पूछेगा, चाहे पाचन तंत्र आपसे पूछ ले, चाहे आपसे श्वसन तंत्र पूछ ले, और चाहे आपसे उत्सर्जन तंत्र पूछ ले, लेकिन तीनों में से एक टॉपिक आपको पूछेगा ही पूछेगा, इस बात का दावा करता हूं मैं, ठीक है। तो आपके तीनों टॉपिक तैयार होने चाहिए। अगर आप चाहते हो ना साइंस में 70 में 70 नंबर, तो जो आपको बता रहा हूं बस मेरी बात मानो, उतना आप तैयार कर लो। इसके बाद देखिए 2 चीज आता है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, एक आता है आपका अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। दोनों अलग अलग पूछे जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि इसका अंतर देके दोनों साथ में ही पूछ लेता है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर बताइए, या तो कभी कभी सिंगल पूछ लेता है कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो दोनों टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए, ये भी टॉपिक आपका जो है वो फिक्स टॉपिक है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो होता है परासरण, ठीक है, परागण किसे कहते हैं, एक परासरण भी आता है, तो परागण किसे कहते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको तैयार करना है, छोटा सा टॉपिक है परागण, ये तैयार होना चाहिए। इसके बाद 22वां है पुष्प की संरचना। इस बार 2024 में जो पेपर हुआ था उसमें कम से कम 3-4 सेट में पुष्प की संरचना पूछा था, तो इस बार भी आपका पूछेगा 2025 में भी। तो पुष्प की संरचना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको सचित्र वर्णन उसका आना चाहिए कि सचित्र वर्णन कैसे करना है, पुष्प के कितने भाग होते हैं, उन भागों की क्रिया विधि लिखना पड़ेगा, उसका कार्य लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद 23वां प्रश्न है आपका नर तथा मादा जनन, ये बहुत ज्यादा, ये तो फिक्स है भाई, इसको कोई रोक नहीं सकता है, 100% गारंटी है बनने वाला प्रश्न, यहां से एक प्रश्न बन गया भाई, नर तथा मादा जनन तंत्र, ठीक है, दोनों चित्र आपको बनाना आना चाहिए, चाहे वो एग्जामिनर नर जनन तंत्र पूछ दे चाहे मादा जनन तंत्र, सचित्र वर्णन करने के लिए देता है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 24वां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक है भाई, वो तो पूछेगा ही आपको कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसके फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो फुल फॉर्म भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय में आपको इसका अंतर पूछता है कि डीएनए तथा और आरएनए में अंतर बताइए, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारों जो ये वाला टॉपिक 100% फिक्स है कि मेंडल के आनुवंशिकता का नियम, कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, कितने नियम उन्होंने दिए थे मेंडल, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों ये भी है, ठीक है, इसको आपको तैयार करना पड़ेगा। चलिए यहां तक आपको क्लियर हुआ, सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिए और इसका सोल्यूशन ढूंढ के आपको लिखिए या कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि आपको सोल्यूशन चाहिए, तो मैं पूरा का पूरा इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 26वां प्रश्न है कि एक संकर तथा द्विसंकर संकरण में अंतर बताइए। ये प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों बनने वाले हैं आपकी एग्जाम में, इतना आप याद रख लीजिए कि एक संकर तथा द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 27वां की अगर हम बात करें तो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पे ट्रिपल स्टार आप बना लीजिए इन प्रश्नों पे कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। इसके बाद मेरे प्यारों जो मानव मस्तिष्क बनाने के लिए इस बार पूछा था 2024 में, तो भाई 2025 में भी आपको रिपीटेशन कर सकता है इस प्रश्नों को, इसमें नो डाउट है, आपको मानव मस्तिष्क बनाना आना चाहिए, उसका सचित्र वर्णन। इसके बाद मेरे प्यारों जो तंत्रिका तंत्र,
ठीक है। मानव मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र, ये दोनों टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2024 में इसको कई सेटों में पूछा, तंत्रिका तंत्र और मानव मस्तिष्क, तो इसलिए 2025 में भी पूछा जा सकता है। तो इसको इग्नोर नहीं करना, आपको तैयार करके जाना है। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों, आइए प्रकाश का परावर्तन। तो आपको मालूम ही मेरे प्यारे बच्चों कि प्रकाश का परावर्तन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपवर्तन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ, छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे मालूम है कि आने वाले हैं। तो प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन, इन दोनों में से एक टॉपिक आपके बनने वाले हैं। और यहाँ पे आपको तो ये भाई यहाँ से तो ढेर सारे प्रश्न बनेंगे कि अवतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। तो आपको अवतल और उत्तल दर्पण से जितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, ये सारे उनके केसेस आपको मालूम होना चाहिए कि वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा, भासी बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, ये सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये तीनों टॉपिक, तो देखिए मेरे पास दर्पण था, इसी तरह लेंस से भी आता है। तो लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, वहां तो दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण था कि अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसी तरह लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। इनके भी जितने भी केसेस हैं, सारे केसेस आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरीके के प्रश्न बनेंगे। इसके साथ साथ छोटा सा टॉपिक है लेंस की क्षमता, आपको मालूम होना चाहिए। इससे आपके मेरे प्यारों जो न्यूमेरिकल के प्रश्न बनते भी हैं, लेंस की क्षमता से न्यूमेरिकल के प्रश्न, इसके फार्मूलेज मालूम होना चाहिए। न्यूमेरिकल के प्रश्न लेंस की क्षमता से पूछता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, 35 प्रश्न जो है वह है कि निकट दृष्टि दोष। देखिए मेरे प्यार, जो मानव नेत्र का दो टॉपिक आपको 100% फिक्स है। देखिए मानव नेत्र जो चैप्टर है ह्यूमन आइज, तो तीन ही टॉपिक उसमें इंपॉर्टेंट है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और मानव नेत्र। मेरे प्यारे बच्चों, ये तीनों टॉपिक ही आपको हर साल पूछा जाता है, तो इस बार भी आने वाला। आपको मालूम है कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करने के लिए देता है 6 नंबर के लिए। तो ये तीनों टॉपिक मेरे प्यारों जो 100% आपके आने वाले हैं, तो इसको आपको तैयार करना ही पड़ेगा। यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद ओम का नियम, तो भाई सबको मालूम है कि ओम का नियम तो हर साल आता है, तो इस बार भी आने वाला है, तो इसको कौन रोकने वाला है, ये तो सारे बच्चों को तैयार भी होगा ओम का नियम। साथ ही साथ विद्युत धारा किसे कहते हैं, 2 नंबर के लिए पूछ देता है, और विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं, और इस पर न्यूमेरिकल वाले प्रश्न बनते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ अगर 40वां बात करें तो विद्युत प्रतिरोध, जिसे हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसे आर से डिनोट करते हैं। ओम का नियम V बराबर IR, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद जो आपको टॉपिक बताने वाला हूं, उनको चाक भी इग्नोर नहीं करना है। 41वां से लेकर 50 तक ये सारे टॉपिक इतने महत्वपूर्ण, आपको किसी कीमत पे तैयार करना पड़ेगा। आपका 41 प्रश्न है आपका श्रेणी क्रम संयोजन, कि अगर प्रतिरोध को अगर श्रेणी क्रम में अगर हम सजा देते हैं, तो उसका तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला बताइए। इसी तरह आपका अगर उन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में अगर हम संयोजन कर देते हैं, तो तुल्य प्रतिरोध का हमें फार्मूला बताइए। तो ये दो टॉपिक मेरे प्यारों जो डेरिवेशन वाले हैं, और ये तो बनने ही वाले हैं, इस बात को आप याद रखिए। चाहे श्रेणी क्रम संयोजन पूछ लेता है, चाहे समांतर, लेकिन पूछेगा दोनों में से एक जरूर। ये डेरिवेशन वाला है, आपको सूत्र उसका निगमन करना होगा। बहुत नहीं कहा हूं कि 41 से लेकर 50 तक सारे टॉपिक आपको तैयार होना चाहिए, एक प्रश्न भी छोड़ना नहीं है। इसी तरह आपका 43 प्रश्न है कि चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके बाद 44 आइए, बायो सेवर्ट का नियम। यह आपका जितने भी टॉपिक अब बताने वाला हूं ना, सारे 6 नंबर वाले प्रश्न हैं। तो बायो सेवर्ट का नियम किसे कहते हैं, ये तो आपके बनने वाले हैं मेरे प्यारों। इसके बाद आपका ये फ्लेमिंग, देखिए फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, 100% ये आपके प्रश्न बनेंगे, ठीक है। 100% आपको बता रहा हूं कि प्रश्न बनने वाले हैं। इसके बाद 46 प्रश्न है कि मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम। तो दक्षिणावर्त पेच का नियम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यार बच्चों। आप ये सारे टॉपिक से मैं निवेदन करता हूं कि 41 से लेकर, देखिए 41 से लेकर 50 तक जो टॉपिक ये वाले हैं 6 नंबर वाले, इनको आपको सबसे पहले तैयार करना है। चलिए इसके बाद 47 वाला प्रश्न देखते हैं। 47 वाला प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव बताइए, कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या है। इसके बाद 48वां है कि फैराडे का नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जैसे आपका मैक्सवेल का दक्षिणापेच का नियम है, इसे फैराडे का नियम। इसके बाद आपका पर्यावरण से 2 प्रश्न बनते हैं, दोनों में से कोई एक प्रश्न देता है। ओजोन परत का अपक्षय बताइए, और 50वां प्रश्न है कि ऊर्जा के स्रोत क्या है। 6 नंबर के लिए बनते हैं पर्यावरण वाला। तो मेरे प्यारों जो 50 टॉपिक मैंने बता दिया। अब ये 50 टॉपिक आपको चाहे 10 दिन में तैयार कीजिए, चाहे 20 दिन में, आपके पास जितना भी समय बचा है, चाहे 1 दिन में तैयार कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इससे अगर बाहर आता है तब कमेंट कीजिएगा।
पूरा का पूरा प्रश्न तैयार करके जाइएगा, पूरा का पूरा प्रश्न यहीं से बनने वाले हैं, पूरा का पूरा पेपर, और आप 70 में 70 नंबर लेकर आओगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को वहां शेयर कर दो जिसकी तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाई है, उसके पास इस वीडियो को पहुंचा दो, ताकि वो इस वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा इन 50 प्रश्नों को तैयार करके 70 में 70 नंबर ला पाए। क्लियर है? चलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में।